हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम नौवां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझा था यहाँ पे। तो इससे जो है स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जो है इसको जो स्टार्ट किया गया था। अलग अलग जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में डिस्कस किया था डिटेल्स में। फंडामेंटल ड्यूटीज के जो मेन फीचर्स है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये इंडियन पॉलिटी के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो इंडियन पॉलिटी के जो स्टैटिक पार्ट है उसके ऑलरेडी 8 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 8 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इसका जो है आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो इस जो इंडियन पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट में हम लोग सब चैप्टर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों को ही ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट के पीसीएस हो यहाँ पे, या फिर कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, या फिर आपको जो अगर यहाँ पे एज ए जनरल जो है एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से भी अगर ये जाननी चाहे तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। अभी तक इंडियन पॉलिटी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज आज यहाँ पे सीखेंगे हम, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 में फंडामेंटल ड्यूटीज इसकी जो एंट्री कैसे हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया गया था तो उस टाइम में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया गया था। बाद में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 के, जो स्वरण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज को जो इंक्लूड कर दिया गया। तो पहले तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड कर दिए गए थे, बाद में जो है 86 जो अमेंडमेंट है इसके हिसाब से जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड कर दिया। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम लोग को माननी है ये 11 है। तो इसके बाद यहाँ पे जो मेन जो फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के क्रिटिसिज्म, यानी कि कुछ जो कमजोरी है जो अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहां पे बताया गया है कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वो एग्जॉस्टिव नहीं है। तो कुछ कुछ यहां पे ऐसे पॉइंट है जो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, जैसे कि वोट कास्ट करना। तो आपको यहां पे अगर मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के इलेक्शन हो, वहां पे वोट डालना जाना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको मेंशन नहीं किया गया। पेइंग टैक्स जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड नहीं किया गया है। फैमिली प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंक्लूड नहीं किया गया है। तो एक चीज देखिए, इन सब की यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या होती है कि एक डेमोक्रेसी मैच्योर हो जाती है, तो उस टाइम में क्या होते जाते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोग भी अपने अपने ड्यूटीज उन लोग को समझने में आती है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे पेइंग टैक्सेस के बारे में स्वरण सिंह कमेटी में मेंशन किया गया था। तो 3 उनकी जो रिकमेंडेशंस जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उन्होंने मेंशन किया गया था, लेकिन यहाँ पे उस टाइम में 1976 में जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने 3 रिकमेंडेशंस मानी नहीं थी। तो पेइंग टैक्सेस जो है ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी जो स्वरण सिंह कमेटी ने मेंशन किया था, लेकिन उसको एज ए फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये दूसरा यहाँ पे क्रिटिसिज्म जो है, यहाँ पे बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वॉग है, एम्बिगियस है, या फिर जो यहाँ पे कॉमन मैन के लिए थोड़ी सी भी समझने में प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी देखिए, यहाँ पे जो बोला गया है कि नोबल आइडियल्स, यानी कि स्वतंत्रता जो संग्राम में कितने लाखों लोगों ने यहाँ पे अपनी कुर्बानी दी थी, तो उसमें नोबल आइडियल्स, तो नोबल आइडियल्स यहाँ पे किसको मेंशन किया जा रहा है, इसके बारे में मेंशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी, उन लोगों की व्यू पॉइंट अलग थी। अभी गांधी जी, उनकी व्यू पॉइंट अलग थी, वो जो है अहिंसा के हिसाब से
का जो विश्वास रखते थे। लेकिन अगर देखेंगे आप भगत सिंह, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। अगर अभी किसी को फॉलो करना है, दोनों में डिफरेंसेस है, तो आप किसको फॉलो करेंगे, इसके बारे में मेंशन नहीं है यहाँ पे। कंपोजिट कल्चर, ये कंपोजिट कल्चर यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है उसके बारे में डिटेल में मेंशन नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर, तो साइंटिफिक टेम्पर जो मेंशन है उसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो साइंटिफिक टेम्पर यानी कि यहाँ पे है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, तो उसके पीछे का साइंस, यानी कि उसके पीछे का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो समझना। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे क्रिटिकल वो या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड है जो कॉमन मैन जो है उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसके बारे में मेंशन किया गया था। दूसरी बात यहां पे बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर का है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं माना तो उनके लिए यहां पे जो है उनको जो है पनिश नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्वरण सिंह कमेटी ने भी यहां पे जो है अपने पॉइंट्स मेंशन किए थे, जो यहां पे उन्होंने एक्चुअली 8 पॉइंट्स मेंशन किए थे, तो 8 में से यहां पे 3 उनके पॉइंट्स जो है इंक्लूड नहीं किए गए, लेकिन बाद में 10 जो है रूलिंग पार्टी ने वहां पे जो है मेंशन कर दिए। तो ये जो 3 है, एक तो जो मेंशन जो एक्चुअली इंक्लूड नहीं किए गए थे स्वरण सिंह कमेटी के, एक तो हो गया यहाँ पे टैक्स पे करना, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे कोर्ट जो है पार्लियामेंट, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट उसको जो है पनिश कर सकती है। अगर पनिश करने की वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसके लिए भी कुछ लॉ नहीं होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने बोली थी यहाँ पे। जो चौथा पॉइंट क्रिटिसिज्म के बारे में बोला गया है कि ये बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सुपर फ्लॉज है यहाँ पे, यानी कि काफी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से ये परफॉर्म किया गया है, ये यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के हिसाब से जायज नहीं है, ये मेंशन किया। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जब हम लोगों ने पढ़ी थी, ये पढ़ी थी जो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देन फंड जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंक्लूड है 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अभी देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंक्लूड कर दिया गया आर्टिकल 51A, और ये जो है पार्ट 4A के हिसाब से, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज इज ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी। लेकिन यहां पे बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज यहां पे एज ए 51A हिसाब से नहीं, यहां पे जो है 35A के हिसाब से यहां पे इंक्लूड किया जा सकता था, ताकि लोगों को ये जो है मानने में जो है एनफोर्स किया जा सकता था, ताकि लोग अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को यहां पे समझ सकते थे। इसके बारे में भी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है क्रिटिसाइज किए गए हैं। नेक्स्ट यहां पे डिस्कस करेंगे जो सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए यहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज ये एक रिमाइंडर है सिटीजन, यानी कि जो देश की नागरिक होती है, तो उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे अपने सोसाइटी में जो भी नियम होनी चाहिए, सब चीजों को उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक कॉन्शियसनेस उनको प्रोवाइड किया जाता है थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा यहाँ पे पॉइंट बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमेशा यहाँ पे एक वार्निंग दिया जाता है कि कुछ भी एंटी नेशनल या एंटी सोशल यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बर्निंग नेशनल फ्लैग को जलाना, बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखा जाता है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना। पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई भी प्राइवेट बैंक है, कोई भी प्राइवेट स्कूल है, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये भी जो है एंटी सोशल एक्टिविटीज माना जाएगा। तो इसके लिए भी एक यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे जो है प्रोवाइड करती है फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी सिटीजन है, यानी कि जो भी चिल्ड्रंस है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में या फिर कोई भी जो स्कूल लेवल की जो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे प्रीएम्बल के साथ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी मेंशन किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उन लोग के बीच में एक डिसिप्लिन क्रिएट हो, उन लोग के बीच में देश के लिए एक कमिटमेंट क्रिएट हो, उन लोग को यह समझ में आए कि हम लोग को कैसा बनना चाहिए, एक आदर्श सिटीजन बनना चाहिए। अगर यहाँ पे मास पॉपुलेशन उसको फॉलो करेगी तो डेफिनेटली देश की जो नेशनल गोल्स है वो जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगी। तो इसके बारे में भी मेंशन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे जो है कोर्ट्स यहाँ पे एग्जामिन कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं। तो इसके लिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूल बनाया था। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे जो है ये फुलफिल नहीं हो रही है,
तो मान लीजिए कि आपने यहां पे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या करेगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सुनेगी। तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पे फंडामेंटल राइट्स में जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसके बारे में मेंशन है। और आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम राइट टू फ्रीडम के बारे में मेंशन है, 6 फ्रीडम्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इन दोनों आर्टिकल को थोड़ी सी रिलैक्स कर सकती है ताकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी एक्टिविटीज जो है ना हो, यानी कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये दोनों आर्टिकल जो है रिलैक्स कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ऐसा एक रूल बनाया था। तो एक चीज देखिए, इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन जिसको अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए भी या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 51A, सीधे सवाल आप एक्सपेक्ट मत कीजिए एग्जाम में। बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, ट्रू या फॉल्स या करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से पूछे जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट को यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जहां पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। नेक्स्ट यहां पे जो है सिग्निफिकेंस के बारे में बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी एनफोर्सेबल बाय लॉ कैसा है, तो मान लीजिए कि यहां पे आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ बातें कही हैं, तो अगर यहां पे आपने उसको फॉलो नहीं किया तो ऑन दैट बेसिस आपके ऊपर यहां पे कोई भी पनिश नहीं कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने यहां पे जो बोला गया है कि नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए, तो अगर आपने उसको अपमान कर दिया तो क्या होगा, तो पार्लियामेंट उसके लिए क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। लॉ बनाने के बाद अगर आपने ऐसा किया तो उस बेसिस के ऊपर आपको पनिश कर सकती है। यानी कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए यहां पे लॉ बना सकते हैं। तो इसी को यहां पे मेंशन किया गया है एनफोर्सेबल लॉ। तो ये जो है हम लोग को डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट को समझेंगे। तो जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट में भी 1999 में पब्लिश हुआ था, उन्होंने यही बात बोली है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो यहां पे नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन यहां पे देश की यहां पे सुरक्षा के लिए इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में अलग अलग जो है रूल बनाया था, तो उसमें ये मेंशन किया गया था। तो एक चीज देखिए, 1971 में जो नेशनल ऑनर एक्ट ये बनाया गया था, तो नेशनल ऑनर एक्ट इसके हिसाब से क्या बोला था कि कोई भी यहां पे जो सिटीजन है, अगर जो है नेशनल फ्लैग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल एंथम, उसका अगर अपमान करेंगे तो उनको जो है नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के हिसाब से जो है उनको पनिश किया जाएगा। तो ये बात भी मेंशन है। तो देखिए, सिटीजन, कोई भी सिटीजन जो हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, उसकी आदर करनी चाहिए। तो ये जो है अगर आदर नहीं किया गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज का पहला ही क्लॉज में लिखा गया है, अगर नहीं किया गया, अपमान किया गया, तो उसके हिसाब से उनको सजा मिल सकती है। अभी देखिए यहां पे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्रिमिनल लॉज है, तो हर सेक्शन की सोसाइटी को जो है यहां पे हर सेक्शन के लोगों को बेस्ड ऑन एनी रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से यहां पे सम्मान करनी चाहिए। लेकिन अगर यहां पे जो है अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस के लोगों के द्वारा अगर उन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया तो उसके लिए भी क्रिमिनल लॉज है यहां पे अलग अलग स्टेट में। जो इंडियन पीनल कोड अगर हम लोग बोलेंगे, आईपीसी, जिसके हिसाब से इंडिया की जुडिशियरी सिस्टम है, तो यहां पे भी बहुत सारे प्रावधान मेंशन है। अगर किसी सोसाइटी के सेक्शन के द्वारा पर्टिकुलर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी को डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो उसके बारे में भी मेंशन है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट यहां पे जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट में बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो देखिए यहां पे फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था आर्टिकल 17, यानी कि अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी को यहां पे जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के हिसाब से मेंशन किया गया था। यानी कि कास्ट हो, रिलीजन हो, किसी के हिसाब से यहां पे किसी को भी जो है अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। अगर यहां पे किसी ने प्रैक्टिस किए ऐसे, तो उनको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के हिसाब से पनिश किए जाएंगे। तो इसके बारे में भी मेंशन किया गया था। देन यहां पे
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अभी ये क्या कहती है, तो कोई भी ऐसी जो है कम्युनल इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऐसे कुछ यहाँ पे काम नहीं कर सकती है जिसके हिसाब से दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे दंगे हो जाए। तो ऐसा अगर किसी ने किया तो उन लोग को अनलॉफुल एसोसिएशन बोला जाएगा और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे उनको पनिश किया जा सकता है बेस्ड ऑन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताती है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो देखिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है जिनकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा होती है वो क्या होता है एमपी के इलेक्शन के लिए या फिर एमएलए के इलेक्शन के लिए वो जो है खड़ा हो सकता है। अभी जब वो व्यक्ति खड़ा होंगे तो यहां पे देखिए कि जब भी वो वोट मांग रहे पर्टिकुलर किसी भी यहां पे रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन या किसी भी ग्राउंड के हिसाब से वोट नहीं मांग सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने यहां पे कहा कि सारे हिंदू मुझे वोट दे दो, सारे मुस्लिम कम्युनिटी मुझे वोट दे दो, सारे ब्राह्मण मुझे वोट दे दो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज की सारे जो हिंदी भाषी बोलने वाले लोग मुझे वोट दे दो, सारे गुजराती भाषी बोलने वाले मुझे वोट दे दो। ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन यहां पे नहीं कर सकते हैं या फिर यहां पे एनिमिटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट के बेसिस पे ये सब प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस किए तो बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के हिसाब से उनको डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, तो ये जो है इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते बिकॉज वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पे उन लोग इलेक्शन के लिए जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने भी लोग हैं सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये लॉ बनाया गया था। नेक्स्ट यहां पे अगर देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ऐसे भी नियम बनाए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में जो मेंशन किया गया है कि जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो जानवरों की यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अगर किसी ने नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एंडेंजर्ड एनिमल्स जितने होते हैं, अलग अलग जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ हो गई, यहाँ पे किसी ने अगर ऐसे उनको हत्या कर दी, पेड़ पौधे अगर कंटिन्यूअसली काटने लगे तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे जो है पेनल्टी या फिर एक्शन लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो देखिए यहां पे उसी पॉइंट्स को मेंशन किया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो मेंशन किया गया था उसका कोई मिसयूज ना करे, तो उसके लिए भी यहां पे प्रावधान निकाले गए थे। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही छोटी सी एक चैप्टर थी ये खत्म होता है। तो जो भी बुक्स यहां पे मैंने रेफर किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, तो ये तो 5th एडिशन है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खरीदी तो लेटेस्ट जो 6th एडिशन खरीदेगा यहाँ पे, अगर 5th एडिशन है उससे भी आप जो है मेन पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो अगर प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें, एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, बहुत अच्छी तरीके से आप इसके तैयारी कर सकते हैं। रिविजनल पर्पसेस के लिए हो या फिर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में डिटेल में जो है, डिटेल में नहीं बोल सकता मैं, यानी कि पॉइंट बेसिस पे जो है अरिहंत के मैथ बुक में मेंशन किया गया, तो काफी रिविजनल पर्पसेस के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन बेस बुक अपने पॉलिटी के लिए जो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी ही बनाइए। कोई भी जो सिविल सर्वेंट है या फिर अगर सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए तैयारी करें तो उनके स्टडी टेबल में आपको ये बुक मिलेगी ही मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, स्पेशली मेंस में बहुत सारे पॉइंट्स होती है, तो उसके लिए अगर जानना है तो डीडी बासु के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप रेफरेंस के तरफ से भी यूज कर सकते हैं। इन सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो एक चीज देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से अच्छा आपको नोट्स मिल जाए, अच्छे से अच्छा आपको कोचिंग मिल जाए, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनकी कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी ही चाहिए। तो इसकी के साथ ये चैप्टर हम लोग का खत्म हुआ। जो चैप्टर 10 है उसमें डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी अमेंडमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।